हेलो फ्रेंड्स। तो जेके स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ट्वेल्थ क्लास का देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का 1960 का दशक। 1960 का दशक कैसा था? 1960 का दशक बहुत खतरनाक दशक था। ऐसा क्या कारण है जो 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है? इसके कई सारे कारण हैं। तो साइड में आके हम देख लेते हैं 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। किसके दशक को कहा जाता है? 1960 के दशक को एक खतरनाक दशक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? तो 1960 के दशक में सबसे पहले क्या हुआ था? मानसून की असफलता। क्या हुई थी फ्रेंड्स? मानसून की असफलता। 1960 के दशक में मानसून नहीं आया था भारत में, और कृषि लोग ये मानसून पर डिपेंड रहते थे क्योंकि सिंचाई के साधनों का अभाव था। तो जब मानसून नहीं आया तो उनकी फसल जो है वो फसल बर्बाद हो गई। तो दूसरा क्या हुआ? देश में सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? देश में सूखा पड़ गया, अकाल आ गया। क्या आ गया फ्रेंड्स? देश में सूखा पड़ गया और अकाल आ गया। और मानसून की असफलता के कारण लोग खाना उगा नहीं पाए, अकाल पड़ गया था, खेत सूख गए थे और खाद्यान्न संकट आ गया। क्या आ गया फ्रेंड्स? खाद्यान्न संकट। खाद्यान्न संकट ये हो गया। समझ गए फ्रेंड्स? ये दो तीन चीज़ें हुई जो 1960 के दशक को खतरनाक दशक बनाती है। तीसरी चीज़ क्या हुई थी कि 1960 के दशक में ही, 60 का दशक मतलब 1960 से लेकर 70 तक की कहानी। तो तीसरी महत्वपूर्ण घटना क्या हुई? 1962 में हमारा युद्ध हो गया चीन से। किससे हुआ फ्रेंड्स? 1962 का चीन से युद्ध। जब चीन से युद्ध हुआ तो चीन जीत गया था और हम हार गए थे। तो 1962 का युद्ध चीन से हो गया। फिर चौथी खतरनाक बात यह हुई कि 1965 में 1965 में हमारा एक और युद्ध हो गया, वो हुआ पाकिस्तान से। किससे हुआ फ्रेंड्स? पाकिस्तान से युद्ध हो गया और ये युद्ध हम जीत गए थे। लेकिन युद्ध जीतने का क्या फ़ायदा जब देश में खाद्यान्न संकट हो रहा है, अकाल पड़े हुए हैं, ये सब हो रहा है। तो ये सारी परेशानी आई थी 1960 के दशक में, इसीलिए इसे 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहते हैं। 1960 से लेकर के 70 तक की कहानी है। समझ गए फ्रेंड्स? 1960 के ही दशक में तीन प्रॉब्लम और आई थी। सबसे पहले क्या हुआ था कि 1964 में, कब फ्रेंड्स? 1964 में हमारे प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। किन की मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। तो ये क्वेश्चन अलग बनता है। ये एक क्वेश्चन बनेगा कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन इतना अलग बनेगा। फिर ये क्वेश्चन अलग बनेगा कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद देश के समक्ष क्या क्या चुनौती आई। तो हम यही देखेंगे कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद देश के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या थी। क्या थी फ्रेंड्स प्रमुख चुनौती? सबसे पहली चुनौती थी राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। क्या थी फ्रेंड्स सबसे पहली चुनौती? राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। इसका मतलब ये है कि लगातार 3 बार आम चुनाव में कौन जीता था? जवाहरलाल नेहरू 3 बार जीते थे कांग्रेस की तरफ से। एक हुआ था 1952 में, एक हुआ था 1957 में, तो एक हुआ था 1962 में। 62 में वो विजयी रहे। 62 से 67 तक उन्हें कार्यकाल निभाना था अपना, 5 साल होता है आम चुनाव। तो 3 आम चुनाव में जीत गए, लेकिन तीसरे आम चुनाव जीतने के 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। 1963 में वो बीमार चल रहे थे और 64 आते आते उनकी क्या हो गई? मृत्यु। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। अब देश संकट में पड़ गया। सबों को लगा अब देश चलाने वाला कोई बचा ही नहीं है। लोग ये सोच रहे थे कि अब उनके बाद गद्दी पे कौन बैठेगा, लोकतंत्र बचा रहेगा या नहीं बचा रहेगा। बड़ी ही दिक्कतों के बाद लोगों का सवाल देखो क्या था। लोगों का सवाल ये था देश का क्या होगा, लोकतंत्र बचेगा या खत्म हो जाएगा, लोग ये सोच रहे थे। लेकिन इसका हल बड़े ही सावधानी पूर्वक कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को बैठा दिया गद्दी पर। अब कौन बैठा? लाल बहादुर शास्त्री जी। अभी भी परेशानी हल नहीं हुई है, अभी भी वही चुनौती चल रही है, राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती।
ये अभी भी चुनौती चल रही है। 1964 से लेकर 66 तक लाल बहादुर शास्त्री जी बैठे। अब ये याद करो 62 में कौन जीता था? जवाहरलाल नेहरू। और इनका कार्यकाल कब तक चलना था? 67 तक। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री तो 66 में मर गए। यानी कि वही दोबारा समस्या आ गई कि अब लाल बहादुर शास्त्री के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? राजनीतिक उत्तराधिकारी की समस्या आ गई। तो नेहरू जी के बाद शास्त्री जी बैठे। शास्त्री जी बैठे तो 1964 में, और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था। युद्ध में और हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट था। इस खाद्यान्न संकट से उभरने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था फ्रेंड्स? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इनकी मृत्यु हो जाती है 10 जनवरी 1966 में। अब याद करो 1965 में युद्ध हुआ। अब युद्ध के लिए समझौता भी तो होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी समझौता करने गए थे ताशगंज। कहाँ गए थे फ्रेंड्स? ताशगंज। ये ताशगंज उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था। किसका हिस्सा था फ्रेंड्स? उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था ताशगंज। लेकिन वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशगंज। वर्तमान में क्या है फ्रेंड्स? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशगंज है। तो ये समझौता होना था किस किस के बीच? पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच। पाकिस्तान के उस समय राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान। भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो इन दोनों के बीच समझौता होना था, और यूएसएसआर इन समझौते का नेतृत्व कर रहा था, बिचौलिया था, वो थे एलेक्सी कोसिगिन। कौन थे? एलेक्सी कोसिगिन। तो अब लाल बहादुर शास्त्री की ताशगंज में ही अचानक मृत्यु हो जाती है। इसका पता आज तक नहीं पता चल पाया कि मृत्यु होती कैसे है। लोगों का कहना है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई थी, हृदय रोग था उन्हें। लेकिन कईयों का कहना है कि उन्हें जहर दे दिया गया था। इसका मामला अभी पता नहीं चला है। तो ये राज ही बन के रह गया। अब ये कौन है? गुलजारी लाल नंदा। ये एक दिख रहे हैं स्क्रीन पे, गुलजारी लाल नंदा। और ये कार्यवाहक पीएम। इसका मतलब ये होता है जैसे कि किसी पीएम की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो गई? मान लो ये एक प्रधानमंत्री थे, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री बैठा। नेहरू जी की मृत्यु हुई तो लाल बहादुर शास्त्री जी बैठे। इनके कार्यकाल के बीच में कोई नहीं था गद्दी पे। तो इन कार्यकाल के बीच में वह व्यक्ति जो इनका कार्यकाल संभाल रहा है, किसका? नेहरू जी के बाद और लाल बहादुर शास्त्री के बीच जितने भी दिन बचे थे उन्हें बैठने के, तो जो उस गद्दी पे बैठा था उसे बोलते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री। मतलब ऐसे ही नाम का प्रधानमंत्री जो सिर्फ बैठा है 2-4 दिन के लिए, जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लेते। अब लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु हो जाती है ताशगंज में। कहाँ होती है फ्रेंड्स? ताशगंज में। ताशगंज में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दोबारा वही चुनौती आती है, राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। अब शास्त्री जी के बाद बैठती तो इंदिरा गांधी है, लेकिन बड़ी मुसीबत के साथ बैठती हैं। शास्त्री जी की मृत्यु होती है 1966 में। कहाँ पे जा कर के? 1966 में मृत्यु होती है ताशगंज में जा कर के। दोबारा वही चुनौती आ गई, राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। अब इस चुनौती को हल करने के लिए दो नेता खड़े हुए, एक मोरारजी देसाई और एक इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई ने बोला मैं गद्दी पे बैठूंगा, इंदिरा गांधी ने कहा मैं बैठूंगा। तो दोनों के बीच क्या हुआ? मतदान हुआ। और मतदान कैसा हुआ? गुप्त मतदान। इंदिरा गांधी जीत गई और देसाई हार गए। अनुभवहीन थी ये, इसके बाद भी सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी को जितवा दिया। क्यों जितवाया? ताकि ये इनके अनुसार काम करेगी, इनकी उंगलियों पे चलेगी। परंतु ऐसा आगे चल के नहीं हुआ, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। पहली चुनौती समझ आ गई फ्रेंड्स, राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती, यानी कि नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। अब दूसरी चुनौती ये देखते हैं। दूसरी चुनौती है चौथा आम चुनाव। दूसरी चुनौती क्या है फ्रेंड्स? चौथा आम चुनाव। चौथा आम चुनाव कब होता है? 1967 में। जैसा कि आपको पता ही है 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ। इसे राजनीतिक भूकंप कहा गया। क्यों कहा गया राजनीतिक भूकंप? क्यों कहा गया फ्रेंड्स इसे राजनीतिक भूकंप?
क्योंकि इस समय आर्थिक संकट था। देश में क्या था? आर्थिक संकट, सूखा पड़ा हुआ था, अकाल आ गया था, खाद्यान्न संकट आ गया, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो गई थी, 5 रुपये से 7 रुपये $1 हो गई। और 2 युद्ध लड़े, 1962 का और 65 का। 62 का हम हार गए, 65 का जीत गए। और सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी हो गई, सेनाओं पे ज़्यादा खर्च करना पड़ा, देश बंद, हड़ताल की स्थिति आ गई। अनुभवहीन नेता थी, अनुभवहीन होने के कारण विपक्षी दलों ने उसे लामबंद करना चालू कर दिया, भटकाना चालू कर दिया। अब अनुभवहीन पीएम का चुनाव का सामना करना बहुत बड़ी चुनौती थी। जैसे कि सबको पता ही है कि अनुभवहीन थी, पहली बार बैठी थी, वो भी 1 ही साल के लिए बैठी प्रधानमंत्री के पद पे। अब 1967 का लोकसभा चुनाव होना था। कब होना था? 1967 का लोकसभा चुनाव होना था। तो इस चुनाव में इंदिरा गांधी तो जीत गई, परंतु वो 9 राज्यों में हार गई। लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो गए। कांग्रेस को सरकार बनाने में सफलता तो मिली, परंतु पहली बार ऐसा हुआ कि उसे 283 सीटें मिली और 9 राज्यों में वह हार गई। इन 9 राज्यों में जब वो हारी, तो इस 9 राज्यों में हार की परिणाम को क्या बोलते हैं? राजनीतिक भूकंप। 1967 के चुनावों के परिणाम को क्या बोलते हैं? राजनीतिक भूकंप। जहां वो हारी, डीएमके विजयी रही, द्रविड़ मुनेत्र कसगम के कामराज थे, ये गैर संसदीय थे। अतुल्य घोष यहाँ से बने झारखंड, के बी सहाय बिहार से बने और एसके पाटिल महाराष्ट्र से बने। के कामराज तो ये पता ही है कहाँ से बने, उड़ीसा तमिलनाडु से बने। 9 राज्यों में कांग्रेस गैर कांग्रेस बनी, 9 राज्यों में कांग्रेस विजयी नहीं हुई। गठबंधन सरकार की नींव पहली बार 1967 में ही पड़ी, लेकिन गठबंधन का युग कब पड़ा? गठबंधन का नींव अलग है, युद्ध अलग है। नींव पड़ी थी 1967 में और युग था 89 में, 1989 में। समझ गए फ्रेंड्स? अब चलते हैं हम आगे। तीसरी चुनौती क्या थी? तीसरी चुनौती थी कांग्रेस का विभाजन। कौन सी चुनौती थी फ्रेंड्स? कांग्रेस का विभाजन। तीसरी चुनौती, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 में। क्यों हुआ था? इसके विभाजन के कई कारण थे। पहला कारण, कई कारण नहीं, वो इंदिरा गांधी ने क्या करा था, अपना एक उम्मीदवार भेज दिया था राष्ट्रपति चुनाव के लिए। 69 में राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। कौन थे फ्रेंड्स? 69 में राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की अचानक मृत्यु हो जाती है। जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी मृत्यु के बाद राष्ट्रपति के चुनाव होने थे। प्रधानमंत्री की तरह तो है नहीं कि आधे कार्यकाल पे वो मर गए तो किसी और को बैठा दें। इनका कार्यकाल शुरू से स्टार्ट होना था। तो जाकिर हुसैन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1969 में। कब होती है फ्रेंड्स? 1969 में। अब राष्ट्रपति चुनाव होने थे 1969 में। तो सिंडिकेट के नेता ने, बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने एन संजीव रेड्डी को भेजा और इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को भेजा। एन संजीव रेड्डी से उनकी बनती नहीं थी, राजनीतिक अनबन थी। तो अनबन होने के कारण उन्होंने एन संजीव रेड्डी को नहीं चुना और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को चुन लिया। अब इंदिरा गांधी ने बोला अपने मन की आवाज़ को वोट दें। ज़्यादातर लोगों ने किसे वोट दिया? इंदिरा गांधी की वीवी गिरी को, और वीवी गिरी जीत गए। इसी राष्ट्रपति चुनाव में 1969 में एन संजीव रेड्डी हार जाते हैं और वीवी गिरी जीत जाती है। इसी हार की वजह से सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से हटा दिया और इंदिरा गांधी ने फिर अलग कांग्रेस पार्टी बनाई। उस कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस आर बोलते हैं। कांग्रेस 2 हिस्सों में विभाजित हुई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ किसे कहते हैं? कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, सिंडिकेट के पुरानी कांग्रेस। कांग्रेस आर रिक्विजिनिस्ट, इंदिरा गांधी की नई कांग्रेस। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है। अगला टॉपिक है गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद किसे कहते हैं? गैर कांग्रेसवाद मतलब जो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, कांग्रेस के विरोध में खड़ी है। तो 1952 से 67 तक कांग्रेस को हराने के लिए कई सारे नेता आपस में मिल गए। लंबे समय तक कांग्रेस विजयी रही थी। समय के साथ साथ नई नई पार्टियों का उदय हो रहा था और ये नई नई पार्टी क्या बन रही थी? विरोधी पार्टी को महसूस हुआ जब तक वो एक नहीं होंगे, जैसे अभी बीजेपी को हराने के लिए सारे एक हो जाते हैं, वैसे उस समय कांग्रेस को हराने के लिए एक होना पड़ता था।
तो कांग्रेस सत्ता से नहीं निकलेगी। इसलिए उन्होंने एकजुट होकर कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया और सीटों में तालमेल बैठाया, आपस में बातचीत कर ली। इस बातचीत के जरिए इन्होंने एक बड़ा गुट बना दिया। तो राम मनोहर लोहिया एक नेता थे, उन्होंने इस गुट को बोल दिया गैर कांग्रेसवाद। क्या नाम दिया? गैर कांग्रेसवाद। ये उन्होंने उस गुट को नाम दे दिया। अब गठबंधन, गठबंधन क्या होता है ये आप सभी को पता ही होगा। जब कोई एक पार्टी जीत रही होती है तो उस पार्टी को गिराने के लिए छोटी छोटी पार्टी एक हो जाती हैं, तो उसे बोलते हैं गठबंधन। गठबंधन की नींव पड़ी थी 1967 में, जब 9 राज्यों में कांग्रेस हारी थी। और सबसे पहला गठबंधन का SKD, संयुक्त विधायक दल। संयुक्त विधायक दल ये सब थे। पंजाब में थी पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट SKD, और बिहार में जो SKD थी वो SSP और BSP थी। एक CPI वामपंथी और एक जनसंघ दक्षिणपंथी। समझ गए फ्रेंड्स? आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर भी करते रहिए साथ के साथ। अगर मेरी सब्सक्राइबर अधिक होते हैं तो मैं और वीडियो बनाने के लिए इच्छुक होऊंगा। अगर सब्सक्राइबर नहीं होते हैं तो मन नहीं करेगा एक तरह से वीडियो बनाने का, क्योंकि जब आगे हमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है तो हम क्यों बनाएं। बड़ी मुश्किल से नोट्स बनाए जाते हैं, इतने प्यारे प्यारे नोट्स बनाए हैं और बड़ी मेहनत लगती है नोट्स बनाने में। इसलिए एक लाइक और एक सब्सक्राइबर अपने हाथों से ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद फॉर देखने के लिए, वॉचिंग। इतनी इंग्लिश आती नहीं।